तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीडलिस्टिक इंजरी, जिसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, ब्लड बॉर्न पैथोजन, डिवाइसेस विच कॉजेज नीडलिस्टिक इंजरी, देन कॉज देखेंगे। देन फिफ्थ में देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो नीडलिस्टिक इंजरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन कौन कौन से इन्फेक्शन है जो नीडलिस्टिक इंजरी से होते हैं। देन सेवन्थ में देखेंगे फर्स्ट एड देखेंगे, एंड देन एट में देखेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। तो फर्स्ट देखते हैं कि नीडलिस्टिक इंजरी क्या होता है। एनी परक्यूटेनियस इंजरी फ्रॉम द नीडल एंड एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कंटामिनेटेड विथ पेशेंट ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स और अदर पोटेंशियली इन्फेक्शियस डिसीज़, जिसको हम लोग नीडलिस्टिक इंजरी बोलते हैं। मेनली क्या होता है कि नीडल या फिर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो हेल्थ वर्कर है या फिर किसी इंसान को इंजरी हो जाती है या फिर स्किन पंक्चर्ड हो जाता है, जो कि कंटामिनेटेड होता है पेशेंट के ब्लड से या फिर बॉडी फ्लूइड से, उसको हम लोग नीडलिस्टिक इंजरी बोलते हैं। जो हेल्थ वर्कर हैं जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं वो मेनली रिस्क में रहते हैं नीडलिस्टिक इंजरी के। जो ब्लड बॉर्न डिसीजेज़ हैं वो मेनली इसके थ्रू फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस C है। अब देखते हैं कि ब्लड बॉर्न पैथोजेंस क्या होते हैं। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड एंड कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शियस डिसीज कंडीशन। सो एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है और जो कि कैपेबल होता है इन्फेक्शियस डिसीज कॉज करने के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइस हैं जो नीडलिस्टिक इंजरी कॉज करते हैं। तो हाइपोडर्मल नीडल है, विंग या फिर बटरफ्लाई जो नीडल होता है वो है, इंसुलिन सिरिंज है, IV कैनुला है, स्काल्पेल है, सर्जिकल ब्लेड है, एंड वैक्यूटेनर जो नीडल होता है, वैक्यूटेनर होल्डर जो होता है वो नीडलिस्टिक इंजरी कॉज करता है। अब देखते हैं कि क्या क्या कॉमन कॉजेज़ हैं नीडलिस्टिक इंजरी के। तो पहला है अनसेफ वर्क प्रैक्टिस। जैसे कोई भी हेल्थ वर्कर है या फिर हेल्थ केयर पर्सनल है जो कि हॉस्पिटल में वर्क करता है, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी भी प्रोसीजर का, तो ये अनसेफ वर्क प्रैक्टिस नीडलिस्टिक इंजरी कॉज कर सकता है। देन सेकंड कॉज जो है वो रीकैपिंग ऑफ द नीडल है। अगर हमें प्रॉपर टेक्निक पता नहीं है कि कैसे नीडल को रीकैप करना है और आफ्टर यूज़, तो ये भी नीडलिस्टिक इंजरी कॉज करता है। जैसे कि अगर मान लो ये सिरिंज है जो कि नीडल से अटैच है और ये कैप है, तो हमें वन हैंड टेक्निक का यूज़ करना है। जो कैप है उसको हमको किसी भी फ्लैट सरफेस पे ऐसे प्लेस करना है, देन जो नीडल है उसको ऐसे वन हैंड से इस वे में रीकैप करना है ताकि हम लोग नीडलिस्टिक इंजरी को प्रिवेंट कर सकें। थर्ड जो कॉज है वो है ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिस्पोजल इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, हैंडलिंग और ट्रांसफरिंग द सैंपल, हैंडलिंग एंड पासिंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट, जिसका जो है 22% चांस रहता है नीडलिस्टिक इंजरी का। तो जैसे कि इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जैसे कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो हम डिस्कार्ड करते हैं पंक्चर प्रूफ वेस्ट मैनेजमेंट में। अगर हम उसे रेड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में या फिर ब्लू में अगर डिस्कार्ड करेंगे तो ये नीडलिस्टिक इंजरी कॉज कर सकता है। देन पासिंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट, उस टाइम पे अगर हम लोग रॉन्ग टेक्निक यूज़ करते हैं तब भी नीडलिस्टिक इंजरी हो सकता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे हम लोग OT में देखे होंगे, जब ब्लेड को हम लोग सर्जन को या फिर सामने वाले पर्सन को पास करते हैं तो जो शार्प एरिया रहता है उसको उस साइड में पास नहीं करना रहता है। जो ब्लंटेड एरिया रहता है उसको हम लोग उस साइड, जो सामने वाले पर्सन है उसके साइड में इस वे में पास करते हैं। देन जो फोर्थ कॉज है आफ्टर यूज़ और बिफोर डिस्पोजल रिकैपिंग ऑफ द नीडल, जिसका 19% चांस रहता है नीडलिस्टिक इंजरी होने का। देन सिक्स्थ कॉज देखें तो ड्यूरिंग यूज़ मैनिपुलेटिंग नीडल इन पेशेंट, एक्सेस IV लाइन इंसर्शन और रिमूवल ऑफ नीडल, हैंडलिंग और ट्रांसफरिंग द सैंपल, हैंडलिंग और पासिंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो ये सभी जो हैं ये नीडलिस्टिक इंजरी कॉज कर सकते हैं। सो नीडलिस्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए एक स्लोगन दिया गया है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस स्लोगन, वन नीडल वन सीरिंज वन टाइम यूज़ करना है। अब देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो नीडलिस्टिक इंजरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वर्कलोड है, जैसे कि ज़्यादा वर्कलोड है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है और जो हेल्थ केयर वर्कर है वो बहुत कम है, तो ये भी नीडलिस्टिक इंजरी को इन्फ्लुएंस करेगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे ग्लव्स नहीं है इमरजेंसी में, तो जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा नीडलिस्टिक इंजरी को। लैक ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोटोकॉल, जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोटोकॉल नहीं है तब। एंड पुअर नॉलेज रिगार्डिंग सेफ वर्क प्रैक्टिस, जैसे कोई
नर्स है या फिर कोई भी हेल्थ वर्कर है जिसको किसी प्रोसीजर के बारे में पुअर नॉलेज है, तो ये जो है ये भी निगेस्टिक इंजरी कॉज कर सकता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शन है जो शार्प इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होते हैं। तो ब्लड बॉर्न पैथोजेनिक इन्फेक्शन अगर ड्यू टू निगेस्टिक इंजरी, जिसमें है HIV है, हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, हेपेटाइटिस C वायरस है। तो जो हेपेटाइटिस B वायरस है वो मोस्ट कॉमन होता है जो निगेस्टिक इंजरी के थ्रू स्प्रेड होता है, जिसका 30% चांस रहता है कि ये निगेस्टिक इंजरी के थ्रू हो। देन हेपेटाइटिस C वायरस है जिसका 3% चांस रहता है। देन HIV वायरस है जो 0.3% इसके चांस रहते हैं। अब देखते हैं कि अगर नीडल स्टिक इंजरी हुआ है तो क्या फर्स्ट एड है। डू नॉट पैनिक। अब देखते हैं कि अगर नीडल स्टिक इंजरी हुआ है तो फर्स्ट एड क्या क्या है। पहला है डू नॉट पैनिक। अगर नीडल स्टिक इंजरी हुआ है तो हमें पैनिक नहीं होना है, उस टाइम पे डरना नहीं है, काम रहना है। देन दूसरा है वॉश द इंजर्ड पार्ट विथ वाटर एंड सोप। तो जो इंजर्ड पार्ट है या फिर जो पंक्चर्ड पार्ट है उसको हम लोग वाटर या फिर सोप से वॉश करेंगे अच्छी तरह से। देन डोंट स्क्वीज एंड डोंट सक द इंजर्ड पार्ट। ओके, then don't scrub the injured part, don't apply anything on the injured part, and don't apply antiseptic betadine lotion and powder into the injured part। तो हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट एड में हमने पढ़ा कि स्क्वीज़ नहीं करना है। जैसे कि मेरे को अगर नीडल स्टिक इंजरी हुआ है और मैंने इसको इस पार्ट को ऐसे स्क्वीज़ किया तो क्या होगा, जो कैपिलरी है वो मतलब हम लोग जब हैंड को रिमूव करेंगे तो जो कैपिलरी है वो कंटामिनेटेड ब्लड को और अंदर की ओर लेके जाएगा, तो हमें स्क्वीज़ नहीं करना है। अब देखते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन या फिर डिसीज़ है उसके स्प्रेड को हमें कंट्रोल या फिर प्रिवेंट करना रहता है। तो नीडल स्टिक इंजरी में जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिशन का जो रिस्क रहता है वो 30% चांस रहता है। तो इसके लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करते हैं जिसके 3 डोजेस होते हैं। फर्स्ट डोज जो रहता है उसको हम लोग एट बर्थ देते हैं। सेकंड डोज जो रहता है उसको 1 से 2 मंथ के बीच में देते हैं। एंड जो थर्ड डोज रहता है उसको 6 to 18 मंथ में देते हैं। अब देखते हैं कि अडल्ट में कैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन देते हैं। फर्स्ट डोज जो रहता है वो 8 साइड देते हैं जब नीडल स्टिक इंजरी हुआ रहता है तब। देन सेकंड डोज जो रहता है वो फर्स्ट मंथ पे देते हैं। देन थर्ड डोज जो रहता है वो 4 to 6 मंथ के बीच में देते हैं। जब तीनों डोज कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग विदिन 1 to 2 मंथ 1 से 2 महीने के बीच में एंटी हेपेटाइटिस बी टाइटर लेवल चेक करते हैं। जो एंटी हेपेटाइटिस बी टाइटर लेवल क्या होता है, इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी में जो पेशेंट है उसकी बॉडी में चेक करते हैं कि एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है कि नहीं अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। तो जो नॉर्मली जो एंटीबॉडी लेवल रहता है ह्यूमन बॉडी में वो मोर देन 10 MIU पर ml रहता है। अगर इफ़ एंटीबॉडी इज़ लेस देन 10 MIU पर ml, देन हम लोग अगर एंटीबॉडी जो है लेस देन 10 MIU पर ml है ह्यूमन बॉडी में या फिर पेशेंट में, तब हम लोग बूस्टर डोज प्रोवाइड करते हैं या फिर से तीनों डोज जो है वो पेशेंट को मतलब फिर से तीनों डोज उसको देते हैं वैक्सीनेशन के रूप में। अब हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन फॉर हेल्थ वर्कर फॉर हेपेटाइटिस बी, जिसमें हम लोग 2 पर्सन लेंगे, 2 हेल्थ वर्कर लेंगे, जिसमें एक है मिस दुर्गा जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है हेपेटाइटिस बी के लिए, एंड दूसरी है मिस रिंकी जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है फॉर हेपेटाइटिस बी। तो हम लोग देखेंगे कि मिस दुर्गा है जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर नीडल स्टिक इंजरीज को होता है तो हम लोग फर्स्ट एड देंगे। देन उसके बाद हम लोग 2 कंडीशन देखेंगे, मतलब उसके बॉडी में हम लोग एंटीबॉडी टाइटर चेक करेंगे जिसमें 2 कंडीशन देखेंगे। अगर एंटीबॉडी जो टाइटर है वो मोर देन 10 MIU पर ml है तब कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लेस देन 10 MIU पर ml है तब हम लोग इसमें 3 कंडीशन देखेंगे, जिसमें पेशेंट का HbA1c अगर पॉजिटिव है तब देखेंगे, निगेटिव है तब क्या करेंगे, एंड इन्फेक्शन स्टेटस अननोन है तब क्या करेंगे। अगर पेशेंट का HbA1c जो है वो अगर पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन एंड बूस्टर डोज और कंप्लीट सीरीज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। एंड अगर HbA1c निगेटिव है पेशेंट तब हम लोग उसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन तो एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, लेकिन बूस्टर डोज आइदर बूस्टर डोज या फिर कंप्लीट सीरीज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर इन्फेक्शन स्टेटस अननोन है तब भी हम लोग आइदर बूस्टर डोज या फिर कंप्लीट सीरीज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर कर। अब देखते हैं मिस रिंकी जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। तो इसमें हम लोग 3 कंडीशन देखेंगे। पहला, पेशेंट HbA1c पॉजिटिव है
और पेशेंट HbA1c निगेटिव है और इन्फेक्शन स्टेटस अननोन है। तो अगर पेशेंट HbA1c पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करते हैं। जो डोज रहता है वो 0.06 ml रहता है, जिसको हम लोग 24 to 48 आवर्स के बीच में एडमिनिस्टर करते हैं। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सीरीज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, अगर पेशेंट जो है वो HbA1c निगेटिव है तो इस कंडीशन में हम लोग कंप्लीट सीरीज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर पेशेंट का जो इन्फेक्शन स्टेटस है वो अननोन है तो इस कंडीशन में हम लोग हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन एंड कंप्लीट सीरीज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। आई होप आपको निडिलिस्टिक इंजरी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।